शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी निजी अस्पतालों को कोविड वैक्सीन लगाने देने की अनुमति दे दी है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी चिकित्सा सुविधाओं की अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी गाइडलाइन को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके तहत निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र में जिन जिन निजी अस्पतालों द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के टीकाकरण का काम करने की इच्छा जताई जाएगी, उन सभी अस्पतालों को कोविड वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मुंबई में 26 निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र के तौर पर मान्यता दी गई है। वहीं अमरावती में भी प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों से इस हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे पहले अमरावती में कोविड टीकाकरण के लिए 13 सरकारी केंद्रों सहित 8 निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गई थी। वहीं अब निजी टीकाकरण केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसमें भी सबसे उल्लेखनीय यह है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अब 24 घंटे कोविड टीकाकरण अभियान का काम चलेगा, यानी लाभार्थियों द्वारा दिन अथवा रात किसी भी समय जाकर खुद को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया जा सकता है। इस समय अमरावती जिले में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य महकमे द्वारा जिले में कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ केयर सेंटरों और क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड संख्या भी बढ़ाई गई है। जिले में कुल 3011 बेड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से केवल 1356 बेड पर संक्रमित मरीज भर्ती हैं और इस समय 1655 बेड रिक्त पड़े हैं, जहां पर नए मरीजों को भर्ती कराया जा सकेगा। बीते कुछ दिनों से जिले में इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया जा रहा है कि जिले के सभी कोविड अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है और मरीजों को भर्ती करने हेतु कहीं पर कोई बेड उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसे दावे पूरी तरह से हवाई कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय जिले में जितने मरीज भर्ती हैं उससे अधिक बेड अस्पतालों में रिक्त पड़े हैं। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड टेस्ट रिपोर्ट जल्द से जल्द मिलने की दृष्टि से संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की प्रयोगशाला में नई व्यवस्था को कार्यान्वित किया गया है। ऐसे में अब इस लैब में रोजाना 1700 सैंपलों की जांच होकर उनकी रिपोर्ट जल्द प्राप्त होगी। स्वास्थ्य महकमे को तय समय के भीतर रिपोर्ट की जानकारी देने हेतु एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है। नई व्यवस्थाओं से सुसज्जित कोविड टेस्ट लैब का जिलाधीश नवाल ने बुधवार 3 मार्च की सुबह मुआयना किया और यहाँ के विशेषज्ञों से चर्चा की। यामुळे आपल्या लॅबची कॅपॅसिटी जी आहे ती काही अंशी वाढलेली आहे। आधी आपल्याकडे एक ऑटोमेटेड एक्सट्रॅक्टर होता, आता हे आल्यामुळे आपल्या लॅबची कॅपॅसिटी जवळपास 1700 सॅम्पल पर डे पर्यंत आपण वाढवलेली आहे आणि त्याच्यामुळे जे काही सॅम्पलिंगचा टाइम वगैरे आहे, सॅम्पलचं जेव्हा आल्यापासून ते त्याचं ॲनालिसिस होतपर्यंत आपल्याला फार कमी वेळात आपण जास्तीत जास्त सॅम्पल्सचे रिझल्ट देऊ शकतो। 10 माह पहले अमरावती विद्यापीठ परिसर में सरकारी कोविड टेस्ट लैब शुरू की गई थी और शुरुआती काल के दौरान इस लैब में रोजाना केवल 100 थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की जाती थी। पश्चात संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को ध्यान में रखते हुए इस लैब की क्षमता को रोजाना 1000 सैंपल तक बढ़ाया गया था। वहीं अब इस लैब में रोजाना 1700 सैंपलों की जाँच की जाएगी। इस समय अमरावती जिले से समूचे संभाग में कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग नागरिकों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार व्यक्तियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। बीती रात संभाग के स्वास्थ्य महकमे को भारत बायोटेक द्वारा उत्पादित कोवैक्सीन के और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित कोविशील्ड के 62,100 डोज प्राप्त हुए हैं, जिनका संभाग के अलग अलग जिलों को वहाँ की जरूरत के हिसाब से वितरण किया गया है, जिसमें से अमरावती जिले को कोवैक्सीन के 10,300 और कोविशील्ड के 20,800 डोज प्राप्त हुए हैं। जिले में बुधवार को कोरोना के 671 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 37,123 पर जा पहुंचा। वहीं बुधवार को 7 संक्रमितों की मौत हुई है और अब तक कुल 540 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 6,516 कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से 1,347 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 6,575 और ग्रामीण क्षेत्र में 2,984 मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। विगत 1 मार्च को मनपा की स्थायी समिति सभापति राधा कुरिल का कार्यकाल खत्म हो गया। साथ ही राधा कुरिल सहित स्थायी समिति के 8 सदस्यों का द्विवार्षिक कार्यकाल भी समाप्त हो गया।
ऐसे में अब 8 नए व 8 पुराने ऐसे कुल 16 सदस्यों द्वारा आगामी सप्ताह में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है, जिसमें स्थायी समिति के नए सभापति का चयन किया जाएगा। इस हेतु मनपा सहित स्थायी समिति में स्पष्ट बहुमत रहने वाली भाजपा में जबरदस्त लॉबिंग व फील्डिंग चल रही है। वहीं मनपा के मौजूदा सदन के अंतिम वर्ष में स्थायी समिति के अंतिम सभापति पद पर किसका चयन होता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। संभावना जताई जा रही है कि किसी राधा कुरील के तौर पर किसी महिला को पहली बार स्थायी समिति सभापति बनने का बहुमान देने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उस इतिहास को दोहरा सकती है, जिसके तहत पार्षद स्वाति कुलकर्णी को स्थायी समिति का नया सभापति बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख गुट के समर्थक पार्षद गोपाल धर्माले तथा पार्षद तुषार भारती गुट के समर्थक पार्षद सचिन रासने के नाम भी सभापति पद की रेस में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दबेश्वर में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल गुट समर्थक रहने वाले पार्षद चंद्रकांत उर्फ चंदू बोमरे का नाम भी सभापति पद की स्पर्धा में शामिल बताया जा रहा है। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा कहा गया है कि कोई भी सरकार अथवा प्रशासन कभी भी लॉकडाउन लगाने जैसे कोई निर्णय नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से बड़े पैमाने पर राजस्व से होने वाली आय पर परिणाम पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद आम जनता को सुरक्षित रखने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी 8 मार्च तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला जिले के सभी लोगों की भलाई के लिए है। इस बात को समझते हुए सभी लोगों ने लॉकडाउन संबंधी नियमों का बेहद कड़ाई से पालन करना चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। गत रोज बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने मुंबई में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान आरोप लगाया था अमरावती की जिला शल्य चिकित्सक तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निजी कोविड अस्पतालों से प्रति बेड 10-10 हज़ार रुपये की घूस ली जा रही है। इस आरोप पर पलटवार करते हुए शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा चुनौती दी गई है कि विधायक रवि राणा अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत दें, जिसके एवज में उन्हें शिवसेना की महानगर इकाई की ओर से 11 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि विधायक रवि राणा सबूत देने में असफल रहते हैं तो विधायक राणा ने जिला शल्य चिकित्सक व जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित अमरावती जिले के प्रशासन एवं नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही विधायक रवि राणा द्वारा लगाए गए आरोप का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी कड़े शब्दों में निषेध किया गया है। आईएमए के अमरावती अध्यक्ष डॉक्टर अनिल रोहनकर द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इन दिनों कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टरों के खिलाफ अनर्गल व बेसिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। ऐसे आरोपों की वजह से आम जनता के बीच डॉक्टरों की प्रतिमा मलिन हो रही है और लोगों में डॉक्टरों को लेकर काफ़ी हद तक असमंजस व संभ्रम का माहौल है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा इस तरह के आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन दिनों जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इन दिनों जितने भी संक्रमितों की कोविड टेस्ट की जा रही है उसमें से 30 से 48% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यह एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति है, जिससे सरकारी कार्यालय भी छूते नहीं है। अब तक जिला परिषद के 14 अधिकारी व कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं विगत 60 दिनों के दौरान अमरावती महानगर पालिका में 70 अधिकारी व कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके अलावा अमरावती विद्यापीठ में भी 45 कर्मचारियों व उनके 14 परिजनों ऐसे कुल 59 लोग कोविड संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब विभिन्न प्रशासनिक विभागों में भी कोरोना ब्लास्ट हो चुका है। कोरोना काल के दौरान आंगनवाड़ियों के कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस दौरान कुपोषित बच्चों का नियमित उपचार और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी थे। बीते वर्ष 2144 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया, जिसमें से 2082 बच्चों की कुपोषित श्रेणी में सुधार हुआ है। अकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहने वाले भाजपा नेता प्रकाश भारसागले को 5 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने एवं पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने को लेकर बेनामी खत लिखने के मामले में भारसागले के बयान के आधार पर दरिया पुलिस ने संदेह के चलते दरियापुर नगर पालिका के पूर्व नगराध्यक्ष विक्रम सिंह परिहार, मनसे के तहसील अध्यक्ष पुरुषोत्तम उर्फ मनोज तायडे तथा दरियापुर नगर पालिका निर्माण समिति की सभापति के पति संदीप उर्फ बाल्या गावंडे के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। थानेदार प्रमेश आतराम द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। होम आइसोलेशन की अवधि के दौरान बेधड़क बाहर घूमने वाले एक मरीज को जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना ठोकने के साथ ही उसे अब घर में न रखते हुए इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के तहत क्वारंटाइन सेंटर में रखने के आदेश दिए हैं। शहर के ज्योति कॉलोनी परिसर में एक व्यक्ति के घर के सामने कोविड पॉजिटिव का बोर्ड लगा था, लेकिन यह व्यक्ति दुपहिया लेकर शहर में घूमता दिखाई दिया। इस कारण उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है। शिवसेना द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि भातकुली नगर पंचायत की सीईओ करिश्मा वैद्य को तत्काल निलंबित किया जाए। शिवसेना द्वारा आरोप लगाया गया कि सीईओ करिश्मा वैद्य भातकुली शहर परिसर में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को
प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रही हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जिलाधीश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने आयोजित पत्रवार्ता में चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी 8 मार्च को लॉकडाउन खत्म न करते हुए इसे आगे बढ़ाया जाता है तो 9 मार्च को लॉकडाउन तोड़ो जन आंदोलन किया जाएगा। आमचा स्पष्ट आरोप आहे की तुम्ही 400 बेडचा हॉस्पिटल उभारण्याचा, कोविड हॉस्पिटल उभारण्याचा तुम्ही सांगितलं होतं जेव्हा मिनिस्टर आले होते, हेल्थ मिनिस्टर टोपे। नंतर तुम्ही सांगितलं की 350 बेडचं हॉस्पिटल आम्ही मोजरीला कोविड हॉस्पिटल उभारणार आहे, ते तर उभारले नाही, पण रोजचा एक लायसन्स तुम्ही प्रायव्हेट कोविड हॉस्पिटलला दिला आणि त्याच्यात करप्शन केला, हे आमचा स्पष्ट आरोप आहे। नरखेड़ से सुबह निकलने वाली काचीगुड़ा एक्सप्रेस मोर्शी से चांदूर बाजार के बीच बंद पड़ने से करीब 3 घंटे तक परदौड़ा मार्ग पर यातायात बंद था, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन धारकों को काफी त्रासदी का सामना करना पड़ा। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत राहटगांव रिंग रोड से लगकर नवसारी परिसर में बुधवार की सुबह मुख्य रास्ते के पास 500 मीटर की दूरी पर झाड़ी में एक युवक की बुरी तरह से जली हुई लाश पाए जाने से परिसर में सनसनी व्याप्त है। मृतक युवक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल तक इस युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस युवक की जुबान बाहर निकली हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि इस युवक की पहले गला घोटकर हत्या की गई और बाद में सबूत मिटाने के उद्देश्य से लाश को जला दिया गया। गाड़गीनगर थाना पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए इसकी जांच शुरू की है। लॉकडाउन रहने के बावजूद बडनेरा के इतवारा बाजार परिसर में अपनी दुकान खुली रखते हुए व्यवसाय करने वाले 6 चिकन विक्रेताओं पर बडनेरा थाना पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है। लॉकडाउन काल के दौरान केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान शुरू रखने के आदेश दिए गए हैं और इन जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों में चिकन सेंटर का समावेश नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर 6 चिकन विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानें खुली रखी गई थी। विगत दिनों शहर सहित समूचे जिले में हड़कंप मचा देने वाले नयन मुकेश लुनिया नामक 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में राजापेट पुलिस ने कल अहमदनगर के कोटला परिसर के निवासी जया सचिन हिंगे को गिरफ्तार कर अमरावती लाया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 8 हो चुकी है। इस महिला को अदालत में पेश करने पर न्यायालय ने उसे 6 मार्च तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार राज्य में रिश्वतखोरों का आलेख बढ़ेगा, ऐसी संभावना अभी से दिखाई दे रही है, क्योंकि जनवरी और फरवरी इन 2 महीने में अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वतखोरी के 13 ट्रैप सफल हुए हैं, जिसमें FIR भी दर्ज की गई है। वहीं इन 2 माह के दौरान समूचे राज्य में कुल 229 अपराध दर्ज हुए हैं। वडाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत वडाली सर्कल वनखंड क्रमांक 20 के भानखेड़ा बिट वन परिसर में मंगलवार की दोपहर 3 बजे अचानक आग लग गई। इस आग में करीब 2 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र की घास फूस, झाड़ियां और वृक्ष जलकर खाक हो गए। इस समय हवा काफ़ी तेज थी, ऐसे में आग को काबू पाने में वन विभाग के कर्मचारियों को करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। दरियापुर से अकोला रोड पर आने वाले गोडेगांव के नज़दीक कार का टायर फटने से हुए भीषण हादसे में अकोट के युवा इंजीनियर जकी असद खान की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि उसके शिक्षक साथी जाहिद खान, नवेद हनीफ और सुफियान खान गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मोबाइल लेकर बैठे युवक से मोबाइल पर आया हुआ OTP मांगकर क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंक खाते से 96,776 रुपये उड़ाने की घटना 11 फरवरी को यवतमाल जिले में घटित हुई। इस मामले में JN पार्क निवासी भीमराव दादाजी खोंडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विवाहिता से मारपीट कर उसे जलाकर जान से मार देने के मामले में आरोपी पति व ससुर को यवतमाल के जिला व सत्र न्यायाधीश SB गावंडे द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा प्राप्त आरोपियों के नाम अमोल देशमुख व विजय देशमुख बताए गए हैं। इरविन अस्पताल के वार्ड नंबर 5 में बेटे को इलाज के लिए लेकर आई महिला के साथ छेड़खानी करने वाले शाहरुख खान सलीम खान नामक 24 वर्षीय युवक की यहां के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर अच्छी खासी पिटाई की, साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। नांदगांव पेट की 5 स्टार MIDC के कारखाने में 2 युवकों में मारपीट होते समय उनका झगड़ा छुड़ाने गए सुरक्षा रक्षक को बेरहमी से पीटकर हथियार से उसका पैर तोड़ दिया गया। यह घटना शनिवार की रात घटित हुई। इस घटना में अब्दुल नईम अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति घायल हुआ है। नांदगांव पुलिस ने घटना की दखल लेकर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया है। मसानगंज परिसर स्थित हर्षा स्क्रैप टायर नामक प्रतिष्ठान के संचालक रामकिशन फुनचंद अहिरवार द्वारा लॉकडाउन के कारण अपने घर के पास रखे करीब 200 टायर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात के दौरान आग लगा दी, जिसमें अहिरवार का करीब 70 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में नागपुरी गेट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत भानखेड़ा रोड पर छत्तीताला परिसर के हनुमान मंदिर के पास 2 युवक गांजा बेच रहे थे, जिसकी खबर राजापेट पुलिस को मिली। पश्चात पुलिस ने यहां छापा मारकर सोनोरा भिलटेक निवासी चेतन चौहान व सौरभ पैठनकर को हिरासत में लिया।
इन दोनों युवकों के पास से 61,000 रुपये मूल्य का 6 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया। साथ ही 10,000 रुपये कीमत मूल्य के 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। गौण खनिज के अभाव में आदिवासी अंचल में इन दिनों तमाम विकास एवं निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के धारणी व चिखलदरा सहित पर्वतवाड़ा परिसर में विकास काम बंद होने की वजह से हजारों श्रमिकों के साथ ही ठेकेदारों को भी भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मेलघाट के सभी लोग खेतीबाड़ी पर अपना निर्वाह करते हैं। साथ ही इस इलाके में जो भी सरकारी निर्माण कार्य चलते हैं उससे भी इन सभी लोगों की रोजी रोटी चलती रहती है। लेकिन इन दिनों सभी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो जाने के चलते मजदूरों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस समय अमरावती शहर से अचलपुर शहर एवं तहसील क्षेत्र में 8 मार्च तक लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसे लेकर अचलपुर शहर के व्यापारियों में जबरदस्त रोष दिखाई दे रहा है और व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ से मिलकर लॉकडाउन की नियमावली बदलने की मांग की है। एसडीओ को दिए गए निवेदन में व्यापारियों ने कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य विविध उपाय योजना करने की मांग रखी। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की वजह से व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, अतः लॉकडाउन को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।